हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स। और अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऐसा होना पड़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जानेंगे सारी चीज़ें क्या होती हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। अगर चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब जहाँ पे होता है हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी, जो कि टेम्परेचर चेंज के बारे में बताती है हमें। हीट एनर्जी में चेंज हमें टेम्परेचर चेंज से भी पता चलता है। और दूसरा होता है डायनेमिक्स, किसी चीज़ का मूवमेंट या फिर फ्लो या फिर अरेंजमेंट डायनेमिक्स कहलाता है। तो जब हीट एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो वो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं, किसी नई जगह जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, तो वहाँ के कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि इसका नाम ये है, इस चीज़ को ऐसे कहते हैं। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी हर एक चैप्टर में ऐसे हमें ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थर्मोडायनेमिक्स में है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपका यूजी तक भी कंटिन्यू होता रहेगा, और ये जो मैं पढ़ाऊँगा ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही साथ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे कॉमन और सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमें जाननी है वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम आपका वो प्लेस है जहाँ रिएक्शन हो रहा है, और सराउंडिंग उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई, बहुत बढ़िया वाली, भयंकर, अभी तो जैसे हो नहीं रही है, स्कूल के बाहर आपकी लड़ाई हो गई। तो जो लड़ाई है, लड़ाई की प्लेस है जहाँ पे आप लोग लड़ रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ है सराउंडिंग है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, अर्जुन ने जब मछली की आँख भेदी थी, तो उसमें अर्जुन से पूछा गया था कि उन्हें क्या दिखा, तो वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ आँख दिख रही है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आँख उनका सिस्टम था जहाँ पे उनको काम करना था, और उसके अलावा बाकी चीज़ें सराउंडिंग थी। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बाद टाइप ऑफ सिस्टम आता है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, और तीसरा आता है आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हीट एज वेल एज मैटर गेट्स एक्सचेंज्ड, मैटर इज एक्सचेंज्ड। जब क्लोज सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो ओनली हीट इज एक्सचेंज्ड, और अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो नथिंग इज एक्सचेंज्ड, अब देखिए, इसको आपको एक रेदर सिंपल एग्जांपल यूज करके समझाते हैं। ओपन सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए आपने पानी गर्म करके रखा एक भगोने में, और उसे ऊपर से नहीं ढका, तो पानी के जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो सराउंडिंग में भी जा रहे हैं, और हीट एनर्जी के साथ साथ वाटर वेपर भी बाहर जा रहा है। इसका मतलब हीट तो चेंज हो ही रहा है, टेम्परेचर उसका इवेंचुअली चेंज हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा गर्म से। उसके साथ साथ मैटर भी चेंज हो रहा है। वो जो लिक्विड वेपर्स हैं, वाटर के वेपर्स हैं, वो बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जा रहा है, यहाँ से वो वहाँ पहुँच जा रहा है। तो जब हीट के साथ साथ मैटर भी एक्सचेंज होगा तो उस टाइप के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। अगला आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एनर्जी ही एक्सचेंज होती है। अब इसका एग्जांपल है, मान लीजिए फ्रिज में एक बॉटल रखी हो और वो ठंडी हो चुकी हो। अब उस बॉटल को जब हम बाहर निकालते हैं, बट उसे खोलते नहीं हैं, ओपन नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो बॉटल हायर टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, और उसके बार बार वाटर के छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि वो बाहर के मॉइस्चर से एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी, वो क्लोज सिस्टम, क्योंकि मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अंदर का पानी अपने आप रूम टेम्परेचर पे आ जाता है बिना मैटर एक्सचेंज किए, बिना लॉस किए। इस तरीके से सिर्फ हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर नहीं। उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे कॉमन एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क, जो आप लोग
जनरली ठंडियों में यूज़ करते हैं पानी गर्म रखने के लिए। उसमें क्या होता है, ना ही पानी ठंडा हो रहा होता है, पानी जिस टेम्परेचर पे उसी पे रहता है और मैटर तो एक्सचेंज हो नहीं रहा है। हाँ, ये सही बात है कि आइडियल सिस्टम कभी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें अगर आपने पानी रख दिया तो ज़िंदगी भर गर्म ही रहेगा, सेम टेम्परेचर पे रहेगा। बट वो किसी टेम्परेचर बहुत देर तक मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन नहीं है। तो ये 3 टाइप के आपके सिस्टम थे। आइए अगली बात करते हैं। अगला आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसे कि हम U से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी बॉडी के पास कुछ टोटल एनर्जी होती है जिससे वो या तो काम कर सकता है या तो उसकी हीट एनर्जी लॉस हो सकती है। तो टोटल एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बाद आती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम Q से दिखाते हैं। अब हीट एनर्जी या तो लॉस हो सकती है या तो एब्जॉर्ब हो सकती है। इसका साइन कन्वेंशन हमें समझना बहुत ही जरूरी है। साइन कन्वेंशन, ये केमिस्ट्री की बात हो रही है, साइन कन्वेंशन की। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की एनर्जी E1 है और प्रोडक्ट की एनर्जी E2 है, हीट एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर प्रोडक्ट की हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो Q पॉजिटिव होगा। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Q विल बी पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक में क्योंकि ये कम होगा और इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन Q विल बी नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा चीज है वर्क डन, जो कि W से दिखाया जाता है। वर्क डन मतलब कोई भी मशीन जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इंटरनल एनर्जी है, वो कितना काम कर रही है। इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कहता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है किसी भी बॉडी की, वो हीट एनर्जी पहले वो वर्क डन करेगी और कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगी, और इन दोनों को मिला के ही इंटरनल एनर्जी होती है किसी बॉडी की। अब देखिए, इसको एक मशीन से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप सबके पास बाइक या स्कूटी ज़रूर होगी। तो जब आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो बाइक या स्कूटी की टोटल इंटरनल एनर्जी पेट्रोल पे डिपेंड करती है, मतलब पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन वो क्या करता है? उस गाड़ी को, बाइक को आगे पुश करता है। और हीट एनर्जी क्या होती है? साइलेंसर गर्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि साइलेंसर गर्म नहीं होता है, आइडियल मशीन है, मतलब हीट एनर्जी, देखिए आइडियल का मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा। मतलब अगर किसी को हम 10 रुपये दें तो 10 रुपये का पूरा काम कर ले। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप अगर नया फ़ोन खरीदेंगे, नए फ़ोन में दिया रहता है कि उसकी मेमोरी कितनी होगी, 128 GB। तो 128 GB कभी आपको मिलता नहीं है, हमेशा थोड़ा कम मिलता है। मेमोरी कार्ड भी अगर आप 12 GB का खरीदते हैं, 64 GB का खरीदते हैं, तो 64 GB कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनल मेमोरी भी कुछ यूज़ होती है। उसी तरीके से ये भी होता है। अगर आपको लगता है कि आइडियल कंडीशन होती है, गाड़ी में साइलेंसर गर्म नहीं हो रहा होगा, तो प्लीज़ उसे एक बार टच करके देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। गर्मी में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसके बाद इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके कई सारे स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपने कई बार सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but converted from one form
टू अनदर, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। या फिर और आप लिख सकते हैं whenever a work is done। अब देखिए ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम की अभी हम लोग बात करते हैं। whenever a work is done, heat energy is required। रिक्वायर्ड का मतलब या तो रिलीज हो रही है या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो प्लस माइनस पे डिपेंड करेगा, रिक्वायर हो रही है और रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड इट्स सम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इस पे आपको फिर ये लगाना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कुछ बेसिक्स थे और ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपसे हमेशा पूछा जाता है। उसमें आपको साइन कन्वेंशन लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा। अब आइए बात करते हैं, आज हम सारे वर्ड्स सीख लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसका एप्लीकेशन करेंगे। अगली चीज़ आती है इंथैल्पी। इंथैल्पी को डिनोट किया जाता है H से, वेयर H इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अभी फॉर्मूलेस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, सारे वर्ड्स को जान रहे हैं, सारे चीज़ों को जान रहे हैं कि कौन सी चीज़ किससे दिखाई जाती है। तो अगली चीज़ आती है इंथैल्पी, और जब हीट एनर्जी में चेंज होता है Q2 माइनस Q1, मतलब अगर बॉडी 1 है, बॉडी 1 जिसके पास हीट एनर्जी है 10 जूल, और बॉडी 2 है जिसकी हीट एनर्जी है 8 जूल, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है 2 जूल, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो H इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 जूल। सो इंथैल्पी हमें बताता है कि हीट एनर्जी में चेंज कितना हुआ है। इंथैल्पी के बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है एंट्रोपी, और एंट्रोपी को डिनोट करते हैं S से, विच इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्सिबल मतलब रिएक्शन जो हो रहा है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। Q रिवर्सिबल बाय डेल्टा T। अब एंट्रोपी होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है इसका। ये कहता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। मुझे पता है कई सारे बच्चे बोलते होंगे कि मैं बहुत टेढ़ा लिखता हूँ, सीधा नहीं लिखता हूँ, हो जाता है, ये मेरा वन ऑफ द फ्लॉ है। ओके, तो अब एंट्रोपी की बात करते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, आपको पता है हर एक चीज़ बनी हुई है एटम से, छोटे छोटे एटम से। तो वो एटम जितना रैंडम होंगे, रैंडम मतलब अगर ये हमारा एक सब्सटेंस है और इसमें जो मैटर है, इसके जो एटम्स हैं वो एक ही जगह है, तो इसमें रैंडमनेस बिल्कुल नहीं है, तो इसमें एंट्रोपी नहीं है। पर अगर वही इसमें कोई भी एटम कहीं भी रख दिया जा रहा है, हर थोड़ी देर जाने पे सेम रिपीट ना हो, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इसका और कॉमन एग्जांपल, अगर आप बॉयज़ हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, आपका रूम और आपका कमरा बहुत ही ज़्यादा साफ़ होगा, मतलब बिस्तर एकदम ही साफ़, उस पर कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो वो होगी उस कंडीशन में उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। मतलब अगर कोई भी चीज़ का कुछ हमें पता नहीं कि किस वक्त कौन क्या कर दे, तो वो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। हमेशा सिस्टम की और यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती रहती है, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। रैंडमनेस मतलब जब हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट ना कर पाएँ कि क्या होने वाला है, दैट इज़ रैंडमनेस, और उसकी डिग्री हमें बताता है एंट्रोपी। जब एंट्रोपी, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात एंट्रोपी के बारे में। देखिए एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है डेल्टा एस, या फिर नेगेटिव हो सकती है। जब एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा एस की वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी, तो रिएक्शन अपने आप होगा। अपने आप मतलब स्पॉन्टेनियसली।
स्पॉन्टेनियस का मतलब जिस चीज़ को करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ती। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए एक बार अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दी गई है, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने रख दिया तो अपने आप डीके करता जाएगा, उसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ऐसे रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रही तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। वहीं पे डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव रही तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब हमें उसे एनर्जी देनी होगी। अब इसका और सिंपल एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए अगर कहीं स्लोप है और आप स्लोप के ऊपर खड़े हैं तो आपको एनर्जी नहीं चाहिए, आप स्लोप से खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे, तो उसको कहेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पर अगर आप स्लोप के नीचे खड़े हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप स्लोप के ऊपर अपने से चले जाएं। एंड डोंट ट्राई टेलिंग मी एस्केलेटर, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट चीज जो आपको पढ़नी है वो है जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस के पास होती है उसे गिब्स फ्री एनर्जी कह सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपने घर पे कह दिया मेरे पास 10,000 रुपये हैं, पर आपने अलग से कुछ पैसे छुपा के रखे थे, 2,000, 1,000, 500, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सारे कॉमन टॉपिक्स है हम आज डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, ये लास्ट टॉपिक एक बच गया, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, अब देखिए दो चीजें यहाँ पे आती हैं, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q = mc डेल्टा टी एंड Q = c डेल्टा टी। तो ये Q हीट एनर्जी है, m मास है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है स्मॉल c, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो हीट कैपेसिटी बताता है कि कितनी हीट एनर्जी किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को देनी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। देखिए दो चीज़ें हैं, पहला है हीट कैपेसिटी जो बताता है C = Q/m डेल्टा टी, और दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कहता है C = Q/डेल्टा टी। तो ये कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड by 1 gram of substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका 1 ग्राम कंपाउंड है, तो उसको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। अब अगर यही चीज हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं Cp से, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसको डिनोट करते हैं Cv से। अब क्योंकि मैंने Cp बता दिया, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, वो है Cp - Cv = R। अब देखिए अब मैंने क्या नई चीज स्टार्ट की है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 3-4 दिन में आ जाएगा वीडियो। मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करेंगे सारे फॉर्मूलेज, क्योंकि हम सारी चीज़ के बारे में जान चुके हैं, बेसिक्स जान चुके हैं, वहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको टच करते हुए चलेंगे, और सारे फॉर्मूलेज जैसे वर्क डन के सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन करेंगे। उसके बाद नई चीज़ मैंने स्टार्ट किया, क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा। अगर आप क्वेश्चंस मुझसे कोई सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप अपनी बुक के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, NCERT, ICSE, या फिर आप क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल कर सकते हैं @adesh.tiwari23। मैं यहाँ पे मेल लिख दे रहा हूँ। @gmail.com। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आप मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं इस मेल आईडी पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत दिनों से कोशिश जारी है मेरी, एटलीस्ट
1 साल हो गया है, तो कभी कभी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, बट आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा, अभी तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। अगर आपने कर दिया है तो एक और बटन होगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसे कहते हैं शेयर। तो इसे क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ना भूलें सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, यू कैन ऑल्सो मेल मी द क्वेश्चन, सो आई विल डू इट इन नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन साइनिंग ऑफ। और आज जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। सेवई तो मुझे आप लोग से मिलेगी नहीं, बट आप सभी को ईद मुबारक। हैव सेफ, सेलिब्रेट वेरी सेफली। बाय।